रामविलास जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? ठीक हैं? फिर बस ठीक ठाक है। और सब ठीक हैं आप? हाँ, हम लोग ठीक हैं। आपने एक जानकारी दी थी कुछ दिन पहले देश को कि गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड का आपने नारा दिया था और कहा था कि भारत में जल्दी इसको लागू किया जाएगा। अब उसका ऐलान भी हो गया है। इससे कितने लाख या करोड़ लोगों को जी फायदा होगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या? नहीं, एक तो पहली बात यह है कि वन नेशन वन राशन कार्ड हमने 1 साल पहले कहा था कि जो है हम इसको पूरे देश में लागू करेंगे। और शुरू के स्टेज में जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है या पंजाब, उधर महाराष्ट्र, गुजरात है, इन सब राज्यों में आपस में किया गया। और फिर उसके बाद जो है 1 तारीख को जो है 1 जनवरी को 2020 को जो है हमने जो है 12 राज्यों में जो है किया। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा। और अभी हम जो है 1/5 को जो है 1 मई को जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन दीव, ये 5 को उसमें हमने जोड़ दिया है, तब 17 हो गया। और 1 जून तक जो है उड़ीसा, नागालैंड और मिजोरम जो है ये क्या कहते हैं कि जुड़ जाएगा। और अगस्त क्या कहते हैं कि जो है 2000 क्या कहते अगस्त 2021 तक 2021 तक जो है टारगेट हम शुरू में ही रखेंगे कि जनवरी तक हो जाए, कि पूरे देश में लागू हो जाए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, सुदूर एरिया है, और इसका जो मेन मकसद है वो है कि आज देख रहे हैं करोड़ों की संख्या में प्रवासी जो मजदूर हैं वो विभिन्न राज्यों में हैं, अलग अलग स्टेट्स में हैं। तो उस परिस्थिति में दिक्कत क्या हो रही है कि उनका राशन कार्ड जो है, यदि बिहार के लोग हैं तो सिर्फ उनका कहते हैं कि जो फेयर प्राइस शॉप है, डीलर है, वहीं से वो राशन लेते हैं। लेकिन यदि ये पूरे स्टेट में पॉस मशीन और आधार कार्ड से लिंक हो जाए राशन कार्ड तो स्टेट में ले सकते हैं। लेकिन यदि पूरे देश में क्या कहते हैं कि लागू हो जाए सेम टेक्नोलॉजी, तो पूरे देश में ले सकते हैं। तो अभी तक जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक जो है 17 स्टेट में क्या कहते हैं कि हो चुके हैं, 3 स्टेट में क्या कहते हैं कि 20 तक क्या कहते हैं कि हो जाएंगे, और 21 तक जो है 2 अगस्त तक जो है 23 स्टेट में हो जाएंगे। और जो अगला साल है वो उसमें क्या कहते हैं पूरे देश में लागू हो जाएगा। जो हमारा टारगेट था वो टारगेट ही हमारा था 1 जून तक का था 20 स्टेट का। उस टारगेट के मुताबिक जो है ये वायरस होने के बावजूद भी हम क्या कहते हैं कि जो हमारा टारगेट है उस पर चल रहे हैं। रामविलास जी, आप राजनीति में आए थे तो उसका एक मकसद था, एक मिशन के तहत आप राजनीति में आए थे। आपको राजनीति विरासत में नहीं मिली थी। आप अपना एक एकेडमिक करियर छोड़ के आंदोलन में शामिल हुए थे, और उस समय आप एक नारा लगाया करते थे, दबे कुचले मजलूमों के लिए। वो नारा आज भी आपको याद है? एक बार आप सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। हमने एक नारा दिया था, शुरू में ही नारा दिया था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है, जिस घर में रोशनी नहीं जली है। और हमारा जो राजनीति का शुरुआत हुआ था वो आपको मालूम है कि 1969 में 69 में करीब 51 साल हो गए। तो 1969 में हम एमएलए बने थे, और जो एमएलए बने थे तो हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो डॉक्टर लोहिया की पार्टी थी, और बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी, मधुल मिया, SM जोशी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, ये सारे के सारे क्या कहते हैं कि राजनारायण जी, सब नेता थे। तो उस समय में हम लोग जो है
जो आम भाषा में जो देश की समस्या है उसको रखने का काम करते थे। और हम लोग नारा लगाते थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का मतलब था संसोपा। तो नारा लगाते थे, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, करखनिया दामों का कीमत आने खर्च से जोड़ा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो, महंगाई को जो नहीं रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये सारा का सारा 9 अगस्त को हम लोग जेल जाते थे तो उसमें क्या कहते हैं कि हम लोग कविता बनाते थे, क्या आया है या 9 अगस्त जब गोरों को ललकारा था, ये अंग्रेजों भारत छोड़ो 9 अगस्त का नारा था, गली गली में डगर डगर में गूंज रहा वो नारा है, गांव गांव से दीनहीन मजदूरों ने ललकारा है। तो ये सारा का सारा जो था, तो हम लोगों का जो समय में ट्रेनिंग था, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां थी, उनका अलग अलग क्लास चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो क्या कहते हैं ख़त्म हो गया है। तो लेकिन अभी भी जो क्या कहते हैं कि जो शुरू का जो ट्रेनिंग कहिए या शिक्षा कहिए, वो अभी भी जो है कोशिश करते हैं कि वो जो है अपने जीवन में उसको जो है उतारते रहें। रामविलास जी, हमारी आपकी मुलाकात लगभग 20 साल हो गए और तमाम आंदोलनों में हमने आपको देखा है बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हुए, और कई वर्षों तक आप केंद्र की राजनीति में और बिहार की राजनीति में आपकी एक अहम भूमिका रही। अभी जिन नारों की बात आप कर रहे थे उसमें गरीबों की बात आ रही थी, महंगाई की बात आ रही थी, मजदूरों की बात आ रही थी। आज जो कुछ आपके आंख के सामने दिखाई दे रहा है पूरे देश में सड़कों पर, और जिस तरह से सत्ता का रिएक्शन दिखाई दे रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि जिन अंग्रेजों के खिलाफ आप लोग ये क्रांतिकारी गीत गाया करते थे, आज उसी तरह के अंग्रेजों की भूमिका में हमारी सरकारें हो गई हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र की सरकार हो, गरीबों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर? देखिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की भूमिका में आई है कि नहीं आई है, लेकिन ये बात सही है कि आज़ादी के जो है इतने साल हो गए, 7 दशक से ज़्यादा हो गए, और उसके बावजूद भी जो हालात हैं अभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से रोड पर क्या कहते हैं कि जो करोड़ों की संख्या में जो हमारे श्रमिक भाई हैं, माइग्रेंट लेबरर्स जिनको कहते हैं, वो विभिन्न राज्यों में के हैं। यदि हमारे यहाँ बिहार में रोज़गार मिल जाता तो महाराष्ट्र में क्यों जाते, उत्तर प्रदेश में मिल जाता तो दूसरे स्टेट में क्या कहते हैं गुजरात में क्यों जाते। तो हर स्टेट में कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखेंगे कि करोड़ों की संख्या में माइग्रेंट हैं। और जब ये कोरोना का महामारी फैला, कुछ दिन तक लोगों ने धैर्य से काम लिया, अब वो उनका धैर्य जो है टूट चुका है, और वो जो है क्या कहते हैं कि हज़ारों किलोमीटर जो है वो पैदल चल रहे हैं। विभिन्न चैनल पर आप लोग दिखलाते हैं, सब चैनल में देखते हैं कि रोड पर जो है सो माँ जो है सैकड़ों किलोमीटर जो है बच्चे को कंधा पर लिए चलती है, कहीं बच्चा का जन्म जो है होता है, कहीं ठेला पर लेकर के चलती है, तो और भूखे प्यासे जो है। तो अब उनसे जब पूछा जाता है कि आप यहीं क्यों नहीं रहते हो, अपना रहो, जहाँ हो वहीं रहो, तो उनका एक ही मकसद है, एक ही कहता है कि नहीं हमको जो है घर पहुंचना है, हम अपने क्या कहते हैं कि गांव में जाएंगे। तो क्यों जाएंगे? इसलिए कि गांव के प्रति प्यार है, मोह है। तो इस और इसके सबके पीछे गरीबी है।
तो इस ये जो गरीबी जो है ये सबसे बड़ा भारी क्या कहते हैं कि जो है महामारी है। और इसके पावर टू द पुअर, गरीब का राज कायम हो, ये यदि आज़ादी के समय से ही इस पर ध्यान दिया गया, नारा तो लगाया गया था, इंदिरा जी के समय में भी नारा लगा था कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन कोई जो है हमने बार बार कहा, हमने कई एक बार पार्लियामेंट में जो है, एक बार नहीं, हमारा जो देखेंगे तो सैकड़ों बार हमने कहा, शुरू में हम कहते रहे हैं कि देखो इस देश में जूता बनाता है उसके बेटे के पाँव में हवाई चप्पल नहीं है, जो कपड़ा बनाता है उसके सिर पर कपड़ा नहीं है, जो महल बनाता है उसको रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, जो सबकी गंदगी साफ करता है वो सबसे गंदा बस्ती में रहता है, जो सबको अनाज खिलाता है उसका बेटा भूखे पे सो जाता है। आज भी मतलब कि जो मजदूर हैं, अब वो मजदूर बेचारे जहाँ गए हैं उनकी हालत क्या है, मजदूरी जरूर करते हैं दूसरे राज्यों में जा कर के, लेकिन एक ही कमरा में जो है 20-25 आदमी रहता है। ये जो मुंबई वगैरह में इतना जो महामारी फैला है, वो जो झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, चले जाइए। हमने एक दिन जो है दलित सेना के लोग वहाँ थे, हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोग क्यों वहाँ इतना क्या कहते हैं कि फैल रहा है। कहा कि सर क्या कितना देर तक हम लोग घर में बंद रहेंगे, रात में तो किसी तरीके से जो है पर्दा लगा करके जो है माँ बाप अलग, हम लोग अलग, बच्चे अलग, एक ही कमरा में क्या कहते हैं कि 20-20 आदमी सो जाते हैं, लेकिन भर दिन कैसे घर में बंद रहेंगे। तो ये जो डिग्निटी ऑफ लेबर जो है, जो काम की महत्ता है, अब देख रहे हैं कि रोड पर जो है जो सफाई कर्मचारी के लोग हैं, इतनी टेक्नोलॉजी निकल चुकी है, लेकिन अभी भी जो है जा कर के जो है वो गिर जाता है, जा कर के मर जाता है। तो हमारे यहाँ जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, श्रम की जो महत्ता है, वो श्रम की महत्ता क्या कहते हैं कि जब तक कायम नहीं होगी तब तक जो है, अब जो ज़्यादा काम करता है उसको कम पैसा मिलता है, जो कम पैसा काम करता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो जब तक ये पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक चाहे सरकार चाहे किसी की हो। और फिर दूसरी बात फेडरल स्ट्रक्चर है। अब जो रोड पर जो लोग जा रहे हैं, अब क्यों कट रहे हैं, इसलिए कि किनारे में जाएंगे, जा नहीं सकते हैं, पुलिस पहरा दे रही है, तुरंत पूछता है कि उसको डर लगता है कि पुलिस पकड़ के बंद कर देगी, तो बीच रेलवे लाइन पर चलता है, उसमें कट जाता है। तो जो अब जबकि होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है कि जो राज्य के लोग हैं या जिस राज्य में रहते हैं आपस में वो तालमेल करके समन्वय स्थापित करके उनको अपने घर तक क्या कहते हैं कि पहुँचावें। उत्तर प्रदेश में सरकार जो है, जोगी की सरकार है, इस मामले में क्या कहते हैं कि इस मामले में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग, ट्रेन अब चली है, अब ट्रेन क्या कहते हैं कि जो चली है, लोग क्या कहते हैं पहुंच रहे हैं, अब ट्रेन से उतरते हैं, अब ट्रेन से उतरने के बाद उसकी जांच होनी चाहिए, ट्रेन में चढ़ने के पहले जांच होनी चाहिए। अब लोग जाता है बस पकड़ने, बस से उनको जो है अपने इलाका में ले जाया जाता है। अब वो बस के पहले जो है वो पुलिस को टेलीफोन करते रहता है कि आकर के मेरा चेक कर लो, लेकिन कोई क्या कहते हैं कि जो है चेक करने वाला जो है ही नहीं। कहीं डॉक्टर की कमी है, कहीं इक्विपमेंट्स की कमी है। तो ये फेडरल जो स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य को, केंद्र को, सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हर आदमी को जो है, ये एक आया है हमारे पास में, ये वायरस आया है, और ये हमारे लिए आँख खोलने की भी बात है कि जो लोग पूरे देश को खुशहाल बनाने का काम करते थे और आज वो क्या कहते हैं सड़क पर जो है मर रहे हैं, जा रहे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं, तो कौन इस राष्ट्र का निर्माण करेगा। और इसलिए हमारी सरकार जो है, हम विभाग के मंत्री हैं, हम 81 करोड़ लोगों को जो है दे रहे हैं 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। और फिर उसके बाद हमने जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है 81 करोड़ लोगों को 2 महीने का, 3 महीने का फ्री में क्या कहते हैं कि जो है राशन और दाल 1-1 किलो देने का काम किया। फिर अभी हमने कहा है कि 10% जिनको कार्ड नहीं भी है, कार्ड नहीं भी बना है, या
स्टेट का भी क्या कहते हैं कार्ड क्या कहते हैं नहीं बना है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं कि हम जो है देंगे राशन, फ्री में राशन 2 महीने का क्या देंगे, उस पर 3,500 करोड़ रुपये का कहते हैं कि बर्डन आएगा। जब पहला बार जब हमने दिया था उसमें 46,000 करोड़ का और 5,000 करोड़ का दाल का क्या कहते हैं कि आया था। तो ये तो तात्कालिक चीज़ है, लेकिन जो दूरगामी चीज़ है वो दूरगामी चीज़ है कि अब जो मजदूर गए हैं वो जल्दी लौट करके जो है फिर से क्या कहते हैं शहर वगैरह में जल्दी जाने वाला क्या कहते हैं कि नहीं है। और मजदूर का ही नहीं है, हम लोगों का भी, जो लोग अच्छे लोग थे जो पहले भागते थे कि नहीं इंडिया को छोड़ करके चलो क्या कहते हैं कि अमेरिका और लंदन चलो, अब वो भी 100 बार सोचेगा कि अमेरिका और लंदन जाएं कि नहीं जाएं, चूँकि वहाँ की भी स्थिति भयावह है, यहाँ से भी ज़्यादा भयावह है। तो इसलिए जो आपने जो बात कही वो बिल्कुल 100% सही है कि जब तक इस देश में यदि पाँव आपका है, तो यदि मान लेते हैं कि शरीर का कोई अंग जैसे कमज़ोर होता है तो वो तो आदमी फिर भी चल सकता है, लेकिन यदि पाँव में ही लकवा मार दे तो कौन चल पाएगा। तो ये मान करके हमको चलना पड़ेगा कि जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो काम करते हैं, वो उनके ऊपर में सारा देश का भार है। और आज हम है अनाज हमारे पास में है, सवाल है 600 लाख से टन ज़्यादा क्या कहते हैं हमारे पास में स्टॉक में अनाज है। तो हम दावे के साथ में क्या कहते हैं कि कह रहे हैं कि हम लोगों को भूख से मरने नहीं देंगे, और दे भी रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े कंट्री में चले जाइए, आपको क्या कहते हैं कि कहीं ब्रेड में कहीं कोई लोग ब्रेड खा रहा है, कहीं कुछ खा रहा है। तो जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो देश का क्या कहते हैं कि लाइफ हैं, तो उनके जीवन की रक्षा करना जो है हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और यदि वो नहीं रहेगा तो हम अनाज ही खा सकते हैं ना। अनाज हमारे पास में नहीं रहे और 1 क्विंटल सोना आपके पास में रहे तो सोना को तो आप खा नहीं सकते हैं ना। रामविलास जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप ने इतनी देर तक जो भी जानकारी दी, उस जानकारी के आधार पर आप भी इस बात को मान रहे हैं कि अमीरों को वापस लाने के लिए, अमीरों को राहत पहुंचाने के लिए शासन स्तर पर, चाहे वो राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, पहले सोचा गया। मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? नहीं, ठीक है, वो गिर गया था। मेरा ये सवाल है कि आपकी बातचीत से आप भी इस बात को मानते हैं कि गरीबों के मामले में निर्णय लेने में देरी हुई है, चाहे उनको लॉकडाउन के तुरंत बाद अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने का जहां वो थे, चाहे उनको वहां से उनके घर तक पहुंचाने के मामले में। जिस तरह से अमीरों के मामले में अलर्टनेस, एफिशिएंसी और अर्जेंसी देखने को मिली सरकारी स्तर पर, उस तरह की अर्जेंसी गरीबों के सवाल पर नहीं मिली। पहले तो गरीबों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई, फिर इजाज़त दी गई तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया। फिर वो जब अपने आप पैदल चलने लगे तो जगह जगह पुलिस ने उनको मारना पीटना शुरू किया, और जब वो अपने राज्य सीमा के अंदर पहुंच गए तो वहाँ की राज्य सरकारें उनको अपने राज्य सीमा के अंदर आने से रोक रही हैं। जैसे आपका बिहार राज्य है, इस तरह से कई और राज्य हैं जो कि अपने मजदूरों को अपने राज्य में आने नहीं दे रहे हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये क्या इंसानियत के खिलाफ नहीं है? ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है? देखिए, जो आपने पहली बात कहा कि जो बड़े बड़े लोग हैं या जो विदेश में लोग रहते हैं या उनको वहाँ से क्या कहते हैं कि लाया गया, तो वहाँ कोई फेडरल स्ट्रक्चर तो हमारा काम नहीं कर रहा है। हम तो भारत सरकार की तरफ से भेज देते हैं और वहाँ से ले आते हैं। लेकिन यहाँ का जो मामला है, हर स्टेट का अपना अलग अलग है। कोई राज्य में जो है, कोई राज्य चाहता है कि हम मजदूर को नहीं जाने देंगे, वो लॉकडाउन किए हुए है बहुत सारा। इसलिए भारत सरकार ने कहा कि भाई 2 राज्य आपस में जहाँ के मजदूर हैं और जिस राज्य में क्या कहते हैं कि वो मजदूरी कर रहे हैं, तो ये आपस में जो है तालमेल कर लें, और हमको कोई आपत्ति क्या कहते हैं कि नहीं है।
लेकिन जैसा कि आपने ठीक ही कहा कि बहुत सारे राज्य हैं कि जो मजदूर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे राज्य हैं जो मजदूर को लाना नहीं चाहते हैं, और जब कुछ होता है तो फेडरल स्ट्रक्चर का बहाना करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है कि हमारे ऊपर में क्या कहते हैं कि ज़बरदस्ती करे। तो ये सारे के सारे जो है जो प्रैक्टिकल क्या कहते हैं डिफ़िकल्टीज हैं। बिहार में लगभग 15 साल से बीजेपी की सरकार है और नीतीश जी की सरकार है, दोनों की साझा सरकार है। और बिहार की सरकार जब कोई वहाँ आपदा आती है तो वो सबसे पहले हाथ खड़ी कर देती है और कहती है कि मेरे पास तो संसाधन नहीं है, चाहे वो बाढ़ आए तो प्रॉब्लम, दैवीय आपदा आए तब प्रॉब्लम, कोरोना महामारी आ गई तब प्रॉब्लम। तो बिहार सरकार की जवाबदेही है कि नहीं? क्यों नीतीश जी की और सुशील मोदी जी की जो सरकार है वो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती है बिहार के लोगों के लिए, बिहार के सुख दुख के लिए, बिहार की जनता के सुख दुख में क्यों नहीं खड़ी होती है? अब कितने साल और सत्ता में रहना चाहिए, उसके बाद वे अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे और जवाबदेही अपनी मानेंगे? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो मतलब कि चाहते नहीं हैं या सूझबूझ क्या कहते हैं कि नहीं लेते हैं, या सेंट्रल, जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, बार बार सवाल उठता है कि शायद बिहार को जो है विशेष पैकेज दिया जाए। और प्रधानमंत्री जी ने जिस समय में था उस समय कहा था कि आपको हम जो है जो भी राशि की ज़रूरत है हम बिहार को क्या कहते हैं कि देंगे, चाहे मेट्रो का मामला हो, चाहे पुल पुलिया वगैरह का मामला हो। तो ये है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है, हकीकत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारा जो बिहार में जितना होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे रोज़गार के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में हो, वो क्या कहते हैं कि नहीं आया है। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कोई राज्य सरकार नहीं चाहती है, लेकिन कुछ न कुछ कठिनाई होगी जिसके तहत क्या कहते हैं कि जो है चाह करके भी क्या कहते हैं कि नहीं हो पा रहा है। तो आपके लेवल से कोई इसके लिए प्रयास किया जाएगा केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि अब तो बिहार में चुनाव भी आने वाला है विधानसभा का, कि कहीं ना कहीं एक जवाबदेही तय हो, या एक तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए जिसमें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए दोनों सरकारों के बीच में एक तालमेल और राबता और बेहतर तरीके से कायम किया जाए? नहीं, हमने मैं तो कल या परसों देख सुन रहा था, पार्टी के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान का, आप ही के जो है चैनल पर उनका चल रहा था, और उस पर उन्होंने बतलाया था कि भाई हम तो बार बार क्या कहते हैं कि जो बिहार की समस्या है उस समस्या के संबंध में, चूँकि उन्होंने रथ यात्रा भी शुरू किया था और आधा रथ यात्रा हुआ, लेकिन बीच में ये कोरोना आ गया, तो बीच बीच में कहीं मान लेते शिक्षक का मामला है, कहीं स्वास्थ्य का मामला है, कहीं सड़क का मामला है। तो उन्होंने बतलाया था कि मैं तो हर चीज़ पर जो है मुख्यमंत्री को जो है जानकारी में देते रहता हूँ कि ये क्या कहते हैं समस्या है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम ये नहीं कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी क्या कहते हैं कि नहीं है, जानकारी उनको भी क्या कहते हैं कि ज़रूर होगी। और जहाँ तक एक सहयोगी दल के नेता के मामला है, वो पार्टी के तरफ से भी उनको हमेशा लिखा जा रहा है। और लेकिन हकीकत यही है कि जो बिहार में जो गरीबी है या जो प्लान जो है वो रुक नहीं पा रहा है, और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में जो है, कितनी संख्या में बिहार के लोग बाहर में हैं, खास करके जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उसका कोई अभी जो है सही लेखा जोखा जो है हमको नहीं लगता है कि अभी मिल पाया है। रामविलास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।